नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ के इसके बुलेटिन में सबसे पहले बात रायपुर की करते हैं, जहां रायपुर के MMI में दिन दहाड़े ताला तोड़कर डकैती जैसी वारदात कर अस्पताल को हाईजैक करने की कोशिश हुई। दिन दहाड़े हुई वारदात से डॉक्टर और स्टाफ दहशत में है। वहीं इस घटना का फुटेज देखने के बाद नारायण हृदयालय के फाउंडर चेयरमैन देवी शेट्टी ने कहा है कि अगर समय रहते सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया और स्टाफ और डॉक्टर्स को सुरक्षा नहीं मुहैया कराई गई तो ऐसा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ से जा सकता है। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदेश के सबसे बड़े निजी अस्पताल में वारदात। रायपुर के MMI में दिन दहाड़े कब्जे की कोशिश। दिन दहाड़े अस्पताल का ताला तोड़ा गया। ताला तोड़कर हुई डकैती जैसी वारदात। जहां तोड़फोड़ हुई वहीं है नर्सिंग कॉलेज। वारदात से दहशत में डॉक्टर्स और स्टाफ। प्रदेश के सबसे बड़े निजी अस्पताल MMI में दिन दहाड़े ताला तोड़कर डकैती जैसी वारदात की ये तस्वीरें 29 जुलाई की हैं, जब शहर के कुछ नामी लोगों ने अस्पताल को हाईजैक करने की कोशिश की। MMI के वर्तमान चेयरमैन सुरेश गोयल ने इसकी जानकारी नारायण हृदयालय के फाउंडर चेयरमैन देवी शेट्टी को देते हुए पूरी घटना का वीडियो भेजा था, जिसे देखने के बाद नारायण हृदयालय के फाउंडर चेयरमैन देवी शेट्टी ने कहा है कि अगर समय रहते सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया और स्टाफ और डॉक्टर्स को सुरक्षा नहीं मुहैया कराई तो ऐसा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ से जा सकता है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि जहाँ कल तक तोड़फोड़ और कब्जे की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, वहीं नर्सिंग कॉलेज संचालित है, जहाँ छात्राएं अध्ययनरत हैं। इन घटनाओं से वातावरण दूषित होने से इनकार नहीं किया जा सकता। MMI में दिन दहाड़े ताला तोड़कर डकैती जैसी वारदात से डॉक्टर्स और स्टाफ दहशत में है। MMI में संस्था के कुछ सदस्यों ने आके ताले तोड़े हैं, तमाम उत्पाद पहुंचाया है, डायरेक्टर रूम में घुसे हैं, ताले तोड़ के अकाउंट सेक्शन में ताले तोड़ के घुसे हैं, जिससे कंप्लीट MMI परिसर का माहौल एकदम गंदा हो गया है। तमाम नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग कॉलेज के टीचर्स, हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ, महिला स्टाफ में दहशत का वातावरण है। कल जो कुछ भी हुआ है सचिव के आदेश के बाद भी उसमें कहीं भी ये निर्णय नहीं है कि ताला तोड़ करके आप उसके अंदर में वो बैठेंगे। अभी वर्तमान में भी जो अध्यक्ष हैं वो उनके 11 में से ही एक है, तो बाकायदा जो है वो तरीके से चुनाव कराते और फिर उसके बाद में आते। ऐसे ताला तोड़ के आने का जो है वो उचित नहीं है। शासन के आदेश की इस प्रकार से अवहेलना कर रहे हैं कि उनके आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं और ताला तोड़ रहे हैं, तो फिर एक सामान्य व्यक्ति में और एक इतने समझदार व्यक्ति में फ़र्क क्या रह जाएगा। ताला तोड़ना, ये करना, ये सब देखिए बहुत गलत चीज़ है। मैं इसकी बहुत घोर निंदा करता हूँ, इसको मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। मतलब इस किस्म से ताला तोड़ के और वहाँ जाके इस प्रकार की गुंडागर्दी करना ये अशोभनीय है। इससे जो भी संस्था में काम करने वाले हैं, चैरिटी का जो काम करने वाले हैं, वो डिस्करेज होते हैं। तो मेरे ख्याल से इस किसी अशोभनीय कार्य है। इस किस्म के कार्य नहीं होने चाहिए समाज के अंदर में, और ये बहुत ही गलत ढंग से कार्य हुआ है जो कल हुआ है। MMI को हाईजैक करने की कोशिश के बाद नारायण हृदयालय अपने कानूनी सलाहकारों से चर्चा कर रहा है। उधर महेंद्र कुमार धाड़ीवाल ने पैट्रन मेंबर की हैसियत से एक पत्र जारी किया है कि एक पैट्रन मेंबर ने उनके घर में बैठक को लेकर सुरक्षा पर सवाल उठाया है, इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर पैट्रन मेंबर्स की बैठक MMI में रखी गई है। ऐसे में वर्तमान अध्यक्ष ने सवाल उठाया है कि क्या सभी बैठकें पुलिस सुरक्षा में ही होंगी। जिन लोगों ने MMI को हाईजैक करने की कोशिश की है वे शहर के प्रतिष्ठित नाम हैं। इनमें महेंद्र धाड़ीवाल, लूणकरण, श्रीशिमाल, रेखचंद लूनिया, प्रदीप गुप्ता,
शांतिलाल बरड़िया और वासुदेव नारंग शामिल हैं। एक बार फिर देखिए इन तस्वीरों में कैसे ये लोग एमएमआई को हाईजैक करने के लिए दिन दहाड़े ताला तोड़ने हथौड़ी और इलेक्ट्रिक कटर लेकर आए थे। दरअसल एमएमआई में मेंबरशिप के जिस मामले में प्रमुख सचिव ने जो फैसला दिया है उसमें याचिकाकर्ता डॉक्टर हरक जैन है और आदेश डॉक्टर हरक जैन को प्रेषित था। ऐसी स्थिति में डॉक्टर हरक जैन की अनुपस्थिति में इन लोगों ने आखिर किस हैसियत से ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सवाल यह है कि इस कब्जे के लिए जिन अरुण भद्रा, बलजीत भाटिया, सुनील चनावर और सुनील यदु को गवाह बनाया गया है, वे कौन हैं? क्या डॉक्टर हरक जैन ने इन्हें ऐसा काम करने की अनुमति दी? अस्पताल में ऐसी वारदात के बाद डॉक्टर, नर्स और स्टाफ कैसे काम करेंगे और मरीजों का इलाज कैसे होगा? अब इस मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में आज अब तक 175 कोरोना मरीज मिले हैं और 8,755 कुल पॉजिटिव केस अब तक आ चुके हैं। रायपुर में आज 93 कोरोना संक्रमित प्रदेश में मिले हैं और प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात की जाए तो 2,803 मरीज हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 5,921 मरीज ठीक भी हुए हैं और वहीं छत्तीसगढ़ में आज 285 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए हैं। आज छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक 51 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। तो छत्तीसगढ़ में रायपुर की अगर बात की जाए तो 93 कोरोना संक्रमित आज मिले हैं। एक कोरोना संक्रमित की मौत हुई है। एक्टिव मरीजों की बात करें तो 2,803 एक्टिव मरीज हैं और अब तक 5,921 मरीज ठीक हुए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन वाले इलाके के लिए निर्देश आया है। कल और परसों सुबह 10 बजे तक किराना दुकानें और खाद्य दुकानें खुली रहेंगी। ये किराना दुकान खुली रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। त्योहार को देखते हुए राज्य सरकार ने ये निर्देश जारी किए हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन होगा और इस दौरान गाइडलाइन का पालन कराना भी प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। संदीप शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, जैसे 2 दिनों के लिए किराना दुकानें खुली थी, थोड़ी भीड़भाड़ जरूर देखने को मिली, थोड़ी अव्यवस्था जरूर हुई थी, लेकिन अब इन 2 दिनों में क्योंकि त्योहार है और हर व्यक्ति ये चाहता है कि घर में ही रहकर अगर त्योहार मनाया जाए तो कम से कम कुछ तो खरीदारी कर ली जाए। बिल्कुल, देखिए विजय, इस पे जो आदेश जारी हुआ है, आदेश ये है कि जिन जिलों में भी लॉकडाउन बुलाया गया है वहाँ पर 2 दिन अतिरिक्त जो है किराना दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। अब शुक्रवार और शनिवार को सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक ये दुकानें खुलेंगी, लेकिन हम लगातार तस्वीरें 2 दिन से दिखा रहे थे कि जिला प्रशासन कोई भी जिले के हो कितना भी दावा कर ले, व्यवस्था बन नहीं पा रही थी, भारी भीड़ निकल रही थी, लोग बहुत ज़्यादा बेपरवाह होकर घूम रहे थे, चाहे सब्जी की दुकान हो चाहे किराना दुकान हो। हालांकि लोगों के सेंटिमेंट को देखते हुए प्रदेश सरकार ने इसमें छूट तो दे दी है, लेकिन अब लोगों की जिम्मेदारी है कि कैसे इसका कड़ाई से पालन हो, क्योंकि आपको बता दें कि बहुत मुश्किल से अभी 3 से 4 दिन हुए हैं छत्तीसगढ़ में आंकड़ा जो है थोड़ा नियंत्रित दिख रहा है। रायपुर में भी आंकड़े कुछ कम हुए हैं। आज भी देखेंगे तो अभी तक 100 से कम आंकड़ा है। पूरे प्रदेश में भी 150 तक गया है आंकड़ा, तो कहीं ना कहीं थोड़ी गिरावट आई है लॉकडाउन के बाद। लेकिन ये देखने वाली बात रहेगी कि 2 दिन जो छूट मिली थी, जिस कदर लोगों ने भीड़ इकट्ठा करी, कहीं उसका दुष्परिणाम देखने को ना मिले। और ये अगले जो 2 दिन है ये इन जिला प्रशासन और पुलिस के लिए चुनौती है ही साथ लोगों की भी परीक्षा है कि कितने धैर्य के साथ वो ये काम करते हैं। क्योंकि देखिए रायपुर जिले में भी अनुमति मिल गई है कि किराना के अलावा मिठाई की दुकानें हैं, अन्य खाद्य पदार्थ की दुकानें जैसे बेकरी भी है वो भी खुलेगी। तो कल निश्चित तौर पर रायपुर के अलावा जो और भी जहां पर ऐसे जो छूट दी गई है वहां पर भीड़ तो निकलेगी, लेकिन लोगों के संयम और धैर्य की परीक्षा है कि वो किस प्रकार अपने परिवार को सुरक्षित रखते हैं। क्योंकि हमने लगातार 2 दिन से तस्वीरें दिखाई हैं, बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के साथ साथ लोगों पर है कि कैसे वो समाज को और परिजनों को सुरक्षित रखते हैं। जी शुक्रिया संदीप इस तमाम बातचीत के लिए। तो अब प्रशासन की भी जिम्मेदारी रहेगी कि दुकान खुलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग और साथ ही साथ गाइडलाइन का पालन कराया जाए। बात रायपुर की करते हैं, जहां
महतारी एक्सप्रेस को लेकर जो संशय था अब वो साफ हो गया है, बंद नहीं होगी महतारी एक्सप्रेस सेवा। तो जीवीके कंपनी के साथ सरकार ने अपना अनुबंध बढ़ा लिया है। नए टेंडर होने तक कंपनी एम्बुलेंस का संचालन करती रहेगी। तो पुरानी सेवा और शर्तों के साथ ये सहमति बनी है, सरकार और कंपनी के बीच ये सहमति बन गई है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विनय वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। विनय, नए टेंडर होने तक कंपनी एम्बुलेंस सेवा बंद नहीं कर सकती, संचालन होगा। बातचीत सफल रही है सरकार के साथ? देखिए, पिछले 10 दिनों से सरकार और जो जीवीके कंपनी है उसके प्रबंधकों के बीच में ये बातचीत चल रही थी कि एम्बुलेंस की सेवा जो है वो 31 दिसंबर तक समाप्त कर दी जाएगी। कंपनी ने भी अपने कर्मचारियों को नोटिस दे करके इसका जो सूचना वो दे दी थी कि 31 जुलाई के हम अब आपसे काम नहीं लेंगे। इसी बीच सरकार की पहल के बातचीत हुई और कंपनी के संचालकों के बीच में उनसे बात हुई कि किस तरह से इस सेवा को आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि लगातार कई बार सरकार के द्वारा ये 102 को लेकर में संचालन को लेकर के टेंडर जारी किया जाता है, लेकिन कोई भी कंपनियां जो पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल से अभी सारे लोग अपने अपने यथावत जगह पे लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। इस बीच कंपनी और जो सरकार है उनके बीच में बात हुई और जो पूर्व शर्तें हैं उनके अनुसार ही ये जारी रहेंगी कि जब तक कि अगला टेंडर नहीं फाइनल हो जाता है। लेकिन अगर इधर कंपनी की कुछ मांग थी, जैसे कि उनके देवकों में कई बार भुगतान नहीं कटौती हो जा रही थी, इसके साथ साथ जो एम्बुलेंस है वो पुरानी हो जा रही थी, तो उनके मेंटेनेंस में जो कंपनी के द्वारा खर्च लग रहा था वो भी मांग उसमें भी नहीं पूर्ति हो पा रही थी। तो इन सब चीजों के बीच में सरकार और के बीच में सहमति बनी है कि कुछ जो मांग है उस पे अभी फिलहाल तुरंत त्वरित कार्यवाही की जाएगी और कुछ में धीरे धीरे करके उसमें जो उनकी मांगे हैं उनके बीच में कुछ पूरी की जाएंगी। अभी फिलहाल इसी बात को लेकर के कंपनी के संचालन जो है उसमें अनुमति दे दी कंपनी ने और उसके बाद से अब से संचालन यानी 31 जुलाई से बंद नहीं होगा, आगे चलता रहेगा। और ये जब तक कि अगला टेंडर नहीं हो जाए तब तक कंपनी जो गर्भवती माताएं हैं उनको जो अस्पताल तक पहुंचाती रहेंगी। शुक्रिया विनय इस तमाम बातचीत के लिए। तो जीवीके कंपनी के साथ सरकार ने अपना अनुबंध बढ़ा लिया है। और इधर बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन होंगे कॉलेज के एग्जाम। फाइनल ईयर की परीक्षा ऑनलाइन होगी, अंतिम सेमेस्टर के एग्जाम भी ऑनलाइन होंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। और ज्यादा बातचीत के लिए रितु सिंह हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है। रितु, क्या तारीख तय हुई है या फिर सिर्फ अभी ये आदेश ही आया है? देखिए विजय, कोरोना संक्रमण के चलते मार्च में जो परीक्षाएं थी वो कोरोना संक्रमण के चलते स्थगित कर दी गई थी और उसके बाद महीनों से इंतजार किया जा रहा था कि आखिर फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर की जो परीक्षाएं वो कब होंगी। पिछले महीने ही जो आदेश आया था कि परीक्षाएं जो है अंतिम सेमेस्टर की और अंतिम वर्ष की ली जाएंगी, लेकिन उसके बाद तिथि को लेकर इंतजार किया जा रहा था कि आखिर परीक्षाएं कब होंगी। तो आज जो है उच्च शिक्षा विभाग ने तस्वीर साफ कर दी है और आज ये आदेश आ गया है परीक्षाएं जो है वो ऑनलाइन पद्धति से होंगी और सितंबर के पहले जो है ये परीक्षाएं आयोजित करानी होंगी। और उच्च शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन परीक्षा लेने को लेकर जो यूनिवर्सिटीज है और जो कॉलेजेस है उनको आदेश भी जारी कर दिया है। और इसके साथ साथ ये भी बताना चाहेंगे कि फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर के साथ साथ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की जो प्राइवेट के जो छात्र हैं उनकी परीक्षाएं भी जो है ऑनलाइन पद्धति से ही ली जाएंगी। और इसके लिए ये तय किया गया है कि जो भी कॉलेज और जो यूनिवर्सिटीज होंगी वो सभी छात्रों को जो है इंडिविजुअल मेल के जरिए क्वेश्चन पेपर जो है ऑनलाइन पद्धति से भेजेंगे और उसके बाद एक निर्धारित तिथि तय कर दी जाएगी और निर्धारित समय सीमा जिसमें सभी छात्रों को मेल के जरिए आए प्रश्न पत्रों को जो है हल करना होगा और अपनी उत्तर पुस्तिका को मेल के जरिए ही जो है पोस्ट करना होगा। जी शुक्रिया रितु इस तमाम बातचीत के लिए। तो उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया, जनरल प्रमोशन नहीं होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगी और परीक्षा देना ही होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव आरपी मंडल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोधन न्याय योजना की समीक्षा की है। उन्होंने सभी जिलों के कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि गोबर विक्रेताओं और दूसरे हितग्राहियों को 15 दिन में अनिवार्य रूप से भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने हितग्राहियों को 5 अगस्त को पहला भुगतान करने के लिए हर हालत में निर्देश दिए हैं। ऐसे में सभी गोबर बेचने वाले जो 1 अगस्त तक गोबर बेचेंगे उन सबके बैंक खाते खोलने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने सभी गौठान समितियों के खाते कोऑपरेटिव बैंक में अनिवार्य रूप से खोलने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने बैठक में कहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है और ये सभी अधिकारी रोजाना
कलेक्टर से गोबर विक्रेताओं के लिए ऑनलाइन भुगतान की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इधर भीमा मंडावी हत्याकांड में एनआईए ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया है कि भीमा मंडावी की हत्या साजिश रचकर की गई है। दंतेवाड़ा उपचुनाव नामांकन के दौरान मामले पर गठित आयोग ने पुलिस को क्लीन चिट दी थी और अब इस मामले की जांच एनआईए ने शुरू की है, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कौशिक का कहना है कि एनआईए जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिन हालात में भीमा मंडावी की मौत हुई वो संदेह के दायरे में है। इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि कौशिक को इस मामले में साजिश दिखती है, जबकि जीरम कांड पर राजनीति कर रहे हैं। भीमा मंडावी जी का हमारे विधायक, बस्तर का बीजेपी का एकमात्र विधायक था। लोकसभा चुनाव के समय में उनकी हत्या जो हुई, एनआईए के द्वारा जांच प्रारंभ करने के बाद में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में इसका बड़ा पर्दाफाश होगा और सुनियोजित जो षड्यंत्र के तहत उसकी जो हत्या की गई है वो मामला सामने आएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। भीमा मंडावी वाले मामले में तो इस बात को सब जानते हैं कि भीमा मंडावी सारी सुरक्षा व्यवस्था को छोड़कर वहां गए थे। क्यों गए थे, किसके ट्रैप में गए थे, ये सारी बातें उजागर होना ही चाहिए। लेकिन धर्मलाल कौशिक जी जीरम पर पहले जवाब दें। छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि जीरम के हत्यारे कौन थे और भाजपा सरकार की उसमें क्या भूमिका थी। बलौदाबाजार जिले में पलारी थाना क्षेत्र के केशला गांव में गैंगरेप की घिनौनी वारदात ने सनसनी फैला दी है। बताया जा रहा है कि गांव के ही 8 युवकों ने 2 नाबालिग लड़कियों की आबरू लूट ली। दोनों आपस में सगी बहनें हैं। इतना ही नहीं, दरिंदों ने इस दौरान वीडियो भी बनाया और इस मामले में अलग अलग धाराओं के तहत कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस के मुताबिक करीब 2 महीने पहले दोनों पीड़ित बहनें वारदात वाली रात घर लौट रही थी। इसी दौरान पहले से ताक पर बैठे आरोपियों ने सुनसान रास्ते पर उन्हें घेर लिया। दरिंदों ने पहले तो दोनों से जमकर मारपीट की, इसके बाद बारी बारी से मासूमों को अपनी हवस का शिकार बनाया। इस दौरान आरोपियों ने अपनी घिनौनी करतूत का वीडियो भी बना लिया। उन्होंने दोनों पीड़ितों को किसी को ये बात ना बताने को लेकर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। डरी सहमी दोनों बहनें अपने घर चली गईं। इसके बाद उनके फोन पर अनजान नंबरों से फोन आने लगे। इतना ही नहीं, आरोपी भी लगातार उन्हें और परिवार को धमकाते रहे, जिससे तंग आकर पीड़ितों ने पुलिस के पास जाना ही ठीक समझा। दोनों लड़कियां अपने परिवार के साथ वन स्टॉप सखी सेंटर पहुंची और आप बीती सुनाई। इसके बाद पुलिस ने पहले 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 1 आरोपी आज पकड़ा गया है। 8 आरोपियों पर बलात्कार समेत अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया है, जबकि 2 पर अपहरण और 1 आरोपी पर ब्लैकमेलिंग, धमकी और रेप की कोशिश का केस दर्ज किया गया है। 11 आरोपियों में से 2 नाबालिग भी हैं। और ये लोग ना मेरी बेटी को यहाँ से मार दिया और यहाँ से बेहोश कर दिया और उसके बाद उसके हाथ पकड़ा, कोई पैर पकड़ा, कोई पैर दबाया, फिर लगातार वो काम किया। 2 नाबालिग लड़कियाँ जो सगे बहन हैं, उन दोनों के साथ 8 लड़कों ने गैंगरेप किया है 2 महीने पहले और एक वीडियो बना के हम वायरल करेंगे करके धमकी देने के कारण ये अभी तक नहीं बताया है। लेकिन 2 दिन पहले एक और लड़के ने इसको धमकी दिया कि अगर मेरे साथ नहीं आओगे तो मैं वीडियो वायरल करूंगा करके। कुल 11 आरोपी हैं और 11 आरोपी में अभी सभी गिरफ्तार हो गए हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।